अकबर बीरबल की कहानी बुद्धि का सिंहासन। प्रथम भाग, खोया हुआ मुकुट। एक दिन अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ चल रहा था। दीवाने खास में राजकाज की चर्चा के बीच सम्राट ने घोषणा की, हमारे पूर्वजों का एक बहुमूल्य मुकुट जो वर्षों से राजमहल में सुरक्षित था, अचानक गायब हो गया है। ये हमारे राज्य की आन-बान का प्रतीक है। इस चोरी से हम अत्यंत आहत हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस मुकुट को सम्राट बाबर के समय से विशेष सम्मान प्राप्त था। अकबर ने गहरी दृष्टि से सबकी ओर देखा और कहा, इस दरबार में कई बुद्धिमान हैं, पर हम चाहते हैं कि बीरबल इस रहस्य को सुलझाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह अत्यंत निंदनीय कार्य है। मैं वचन देता हूं कि सत्य को सामने लाऊंगा। द्वितीय भाग, संदिग्ध सेवक और दरबारियों की चुप्पी। बीरबल ने महल के प्रमुख कक्षों, शस्त्रागार और भंडार गृह की जांच प्रारंभ की। उसने उन सभी सेवकों और रक्षकों से पूछताछ की जो मुकुट वाले कक्ष की सुरक्षा में लगे थे। राजमहल के एक अनुभवी रक्षक, नाम था सलामत खां, उसने कहा, हुजूर, उस रात पहरे पर मैं था, लेकिन मुझे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की आहट नहीं मिली। दूसरे सेवक जहीर ने कहा, मैं रोज सफाई करता हूं, लेकिन पिछले 2 दिन से उस कमरे में मुझे जाने नहीं दिया गया। बीरबल को यह बात खटक गई। किसने रोका? दरबार के मंत्री बदरुद्दीन साहब ने कहा कि वह कमरा अब सम्राट के विशेष निर्देश पर बंद रहेगा। बीरबल ने तुरंत बदरुद्दीन को बुलवाया। वह दरबार में वर्षों से था, लेकिन स्वभाव से अहंकारी और छिपा स्वार्थी। बीरबल ने कहा, मंत्री जी, आपने जहीर को कमरे में क्यों नहीं जाने दिया? बदरुद्दीन थोड़ा झुंझलाया, क्योंकि उसमें बहुत अधिक उत्सुकता है। हमें लगा कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए एहतियात बरती। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया और मौन हो गया। तृतीय भाग, योजना का ताना बाना। रात में बीरबल ने चुपचाप महल के बाहर के बाजार में एक सुनार से मुलाकात की। उसने एक साधारण सा मुकुट बनवाया, ठीक वैसा ही जैसा असली मुकुट था, लेकिन वह पीतल का था, सोने का नहीं। अगले दिन बीरबल दरबार में गया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे मुकुट मिल गया है। अकबर प्रसन्न हो गए। अद्भुत! कहाँ मिला? बीरबल ने एक संदूक से मुकुट निकाला। जैसे ही उसने मुकुट दिखाया, दरबार में 4-5 दरबारी अचानक अपनी जगह से उठकर देखने लगे। बदरुद्दीन भी आंखें फैलाकर देखने लगा और फिर बोला, यह तो... हाँ, यही है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल मंत्री जी। अब मुझे यकीन हो गया कि आपने इस मुकुट को पहले देखा है। बदरुद्दीन सकपका गया। बीरबल ने आगे कहा, यह असली मुकुट नहीं है, यह तो पीतल का है। मैंने इसे कल ही बनवाया था। अब मुझे यकीन हो गया कि जिसने असली मुकुट देखा है, वही चोर है। और वह दरबारी जो सबसे पहले इसे असली मान बैठा, वही असली दोषी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम यह आरोप सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने हाथ जोड़े। जहांपनाह, यदि अनुमति दें तो मैं एक और परीक्षा कर सकता हूं। चतुर्थ भाग, कोयले की परीक्षा। बीरबल ने दरबार के सभी प्रमुख दरबारियों और सेवकों को एक कमरे में बुलाया और उन्हें एक-एक कोयले का टुकड़ा पकड़ा दिया। यह एक दैवीय कोयला है। जिसने भी मुकुट को चुराया है, उसके हाथ पर यह कोयला काला नहीं, बल्कि चमकीला रंग छोड़ जाएगा। मैं कुछ देर बाद वापस आकर देखूंगा। बीरबल और सम्राट कमरे से बाहर चले गए। आधे घंटे बाद जब वे वापस आए, तो बीरबल ने सबके हाथों की जांच शुरू की। सभी के हाथ काले हो चुके थे,
सिवाय बदरुद्दीन के। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, जो निर्दोष होता है वह परीक्षा देने से नहीं डरता, लेकिन चोर यह सोचता है कि उसके हाथ चमकने वाले हैं, इसलिए कोयला छूता ही नहीं। अकबर ने गुस्से में कहा, बदरुद्दीन, तुमने राज्य की शान चुराई। वह मुकुट कहाँ है? बदरुद्दीन घबराकर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, लालच में पड़ गया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने फिर सिद्ध किया कि सच्चा न्याय बुद्धि और धैर्य से ही प्राप्त होता है। पंचम भाग, मुकुट की वापसी और सजा। बदरुद्दीन ने स्वीकार किया कि उसने मुकुट को महल के पीछे एक गुप्त तहखाने में छिपा दिया था और वहां से वह उसे दिल्ली ले जाकर बेचने वाला था। अकबर ने आदेश दिया कि मुकुट को तुरंत उस स्थान से निकाला जाए और दुगुनी सुरक्षा में रखा जाए। बदरुद्दीन को न केवल पदच्युत किया गया, बल्कि उसे 5 वर्षों के लिए कारागार की सजा भी सुनाई गई। अकबर बोले, राज्य में अगर कोई विश्वासघात करेगा तो उसे सजा अवश्य मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। षष्ठ भाग, जनता के न्याय की परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम केवल दरबार के लिए न्याय करते हो या जनता के लिए भी? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मेरा धर्म है कि मैं हर उस व्यक्ति के लिए न्याय करूं जो अन्याय का शिकार हो। अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी। तो ठीक है, 3 दिनों के लिए तुम जननायक बनो, राजमहल के बाहर एक न्यायिक मंच लगाओ और जो भी समस्या आए उसका समाधान तुरंत करो। सप्तम भाग, बीरबल का जनन्याय। बीरबल ने तुरंत राजमहल के सामने एक चबूतरा बनवाया। वहां जनता आने लगी। पहला मामला, एक महिला आई, मेरा पड़ोसी मेरी बकरी को चुराकर कहता है कि यह उसकी है। बीरबल ने दोनों से कहा, मैं इस बकरी को यहां रखूंगा, आप दोनों यहां से दूर चले जाएं। जिसे देखकर यह बकरी पहले दौड़ेगी वही इसका असली मालिक होगा। बकरी महिला की ओर दौड़ी, मामला सुलझ गया। दूसरा मामला, एक व्यापारी बोला, मैंने मजदूरों से काम करवाया लेकिन वे अब दोगुना पैसा मांग रहे हैं। बीरबल ने पूछा, क्या आपने शुरुआत में सौदा तय किया था? नहीं। बीरबल ने कहा, तो फिर काम का मूल्य अब तय होगा। मैं पंच बनकर तय करूंगा, जितना श्रम हुआ उतनी मजदूरी। दोनों ने मंजूरी दे दी। अंतिम भाग, सिंहासन की बात। तीसरे दिन एक वृद्ध किसान आया और बोला, बीरबल साहब, आप तो सच्चे राजा हैं। आपके जैसा न्याय सम्राट भी नहीं कर पाए। यह सुनकर अकबर, जो पास में ही वेश बदलकर सब सुन रहे थे, हंस पड़े। अकबर ने अपना वेश खोला और कहा, बीरबल, आज तुमने जो किया उससे मैं गर्वित हूं। सचमुच अगर किसी को न्याय का सिंहासन देना हो तो वह तुम हो। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैं केवल आपकी छाया हूं। जो भी कार्य करता हूं वह आपके विश्वास और आशीर्वाद से करता हूं। उपसंहार, यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि कैसे बुद्धि, विवेक, धैर्य और न्याय एक सच्चे सेवक के गुण होते हैं। बीरबल जैसे व्यक्ति केवल दरबारी ही नहीं, जनसेवक भी होते हैं। अकबर का विश्वास और बीरबल की बुद्धि दोनों मिलकर एक ऐसे न्याय का निर्माण करते हैं जो सदियों तक लोगों के हृदय में गूंजता रहता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की नीति और न्याय। प्रथम भाग, दरबार में आई एक विचित्र याचिका। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दीवाने खास में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। आम दिनों की तरह समस्याओं और याचिकाओं का समाधान किया जा रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता और पीड़ा स्पष्ट थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं राजमहल के बाहर के गांव सरसई से आया हूं। मेरा नाम हरिदास है।
मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिली थी। मैंने वह जमीन गांव के एक अमीर आदमी, नाम है भानुदेव, को बटाई पर दी थी। अब वह मेरी जमीन को अपनी बता रहा है और मुझे गांव से निकालने की धमकी दे रहा है। अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज हैं जो यह साबित करें कि जमीन तुम्हारी है? हरिदास ने कांपते हाथों से एक पुराना दस्तावेज निकाला और बोला, यह रही हुजूर, मेरे पिताजी के हस्ताक्षर हैं और गांव के पंचों की मुहर भी है। अकबर ने दस्तावेज लेकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले की गहराई से जांच करो और सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म मेरे मालिक। द्वितीय भाग, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने तुरंत अपने सेवकों के साथ गांव सरसई की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और भानुदेव को भी बुलवाया। भानुदेव एक लंबा चौड़ा, रेशमी कपड़े पहनने वाला और अभिमानी व्यक्ति था। वह बीरबल को देखकर मुस्कराया और बोला, महाराज, यह वृद्ध झूठ बोल रहा है। यह जमीन तो अब मेरी है। हरिदास ने खुद ही मुझे बेच दी थी। ये दस्तावेज नकली हैं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास उस जमीन की खरीद फरोख्त का कोई दस्तावेज है? भानुदेव बोला, नहीं, पर गांव के कुछ लोग गवाही देंगे कि अब वह जमीन मेरी है। बीरबल मुस्कराए, ठीक है, मैं स्वयं जमीन देखने चलूंगा। गांव के कुछ बुजुर्ग और पंच भी साथ चलें। तृतीय भाग, मिट्टी की सच्चाई। जमीन पर पहुंचकर बीरबल ने हरिदास से पूछा, तो क्या तुम इस जमीन को बचपन से जानते हो? हरिदास ने सिर हिलाया, हाँ हुजूर, मैं यहाँ खेला हूँ, बीज बोया है और अपने पिताजी के साथ जोत भी चुका हूँ। बीरबल ने जमीन की मिट्टी उठाकर सूंघी और कहा, इसमें पसीने की गंध है, मेहनत की नहीं। फिर उन्होंने भानुदेव से कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो बताओ, इस साल इसमें क्या बोया गया था? भानुदेव थोड़ा हकबकाया, फिर बोला, ज्वार। पास खड़े किसानों ने कहा, नहीं हुजूर, इस बार तो चना बोया गया था। बीरबल मुस्कराए, झूठ को संभालना मुश्किल होता है। चतुर्थ भाग, नीति की परीक्षा। वापस दरबार में लौटकर बीरबल ने सारा विवरण अकबर के समक्ष रखा। जहांपनाह, भानुदेव झूठ बोल रहा है। न तो उसके पास दस्तावेज हैं और न ही वह जमीन के बारे में सही जानकारी दे पाया। अकबर ने भानुदेव की ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, इतना बड़ा झूठ और एक वृद्ध को गांव से बेदखल करने का प्रयास? तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भानुदेव घबरा गया और अकबर के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में अंधा हो गया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, क्या सजा उचित होगी? बीरबल बोले, जहांपनाह, सजा से पहले यदि इजाजत हो तो मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। बोलो। भानुदेव को अगले 3 साल तक हरिदास की सेवा करनी होगी, खेती में मदद, घर की मरम्मत और वृद्ध की देखभाल। साथ ही अपनी सारी जमीन का एक हिस्सा गांव की पाठशाला को दान देना होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी नीति में सजा भी है, शिक्षा भी और समाज के लिए सेवा भी। यही कारण है कि तुम हमारे सबसे प्रिय मंत्री हो। पंचम भाग, एक और चुनौती। इसी बीच एक और याचक दरबार में आया। जहांपनाह, मेरे गांव में एक तालाब है जो अब गंदा हो गया है। कुछ व्यापारी उसमें गंदगी फेंकते हैं जिससे हम पानी नहीं पी सकते। हम कई बार मना कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, एक समस्या हल हुई नहीं, दूसरी आ गई। यह भी तुम्हारे हवाले।
बीरबल ने शीघ्रता से उस गांव कमलपुर की यात्रा की। वहां जाकर देखा, सचमुच तालाब का पानी काला पड़ चुका था। आसपास गंदगी, मरे हुए जानवर और दुर्गंध फैली थी। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं यहाँ एक प्रयोग करने आया हूँ। जो इस तालाब को साफ करने में मदद करेगा, उसे सम्राट अकबर की ओर से एक विशेष उपहार मिलेगा। अचानक कई लोग आगे आ गए। षष्ठ भाग, स्वच्छता का सबक। बीरबल ने पहले तालाब की सफाई करवाई, जल को छानने के लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था की और फिर पास में एक बोर्ड लगवाया। यह पानी अब पवित्र है, इसे गंदा करने वाला देशद्रोही माना जाएगा। इसके बाद उन्होंने उस गांव के उन व्यापारियों को बुलवाया जो दोषी थे। मैं आप सबको एक विकल्प देता हूं, या तो आप लोग मिलकर हर महीने इस तालाब की सफाई करेंगे और गांव वालों को स्वच्छ जल देंगे, या फिर आप सबका व्यापार यहां से बंद करवा दिया जाएगा। व्यापारियों ने एकमत होकर कहा, हम माफी चाहते हैं बीरबल जी, हम स्वच्छता में योगदान देंगे। सप्तम भाग, अकबर की संतुष्टि। दोनों समस्याओं का समाधान सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को एक बहुमूल्य मोती की माला और 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। अकबर बोले, बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि नीति, न्याय और जनसेवा के सच्चे प्रतिनिधि हो। यदि इस दरबार में तुम्हारा स्थान न हो, तो इसे दरबार कहलाने का हक नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। मैं केवल आपकी प्रजा की सेवा करना चाहता हूं, जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है। अंतिम भाग, जनता की जय। सम्राट अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई और पूरे राज्य से आए लोगों के समक्ष बीरबल को सम्मानित किया। हरिदास और कमलपुर के ग्रामवासी भी आमंत्रित थे। हरिदास की आंखों में आंसू थे। हुजूर, मुझे लगता था कि राजा सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, पर आज बीरबल जी ने यह भ्रम तोड़ दिया। कमलपुर के लोग बोले, अब हमारा गांव साफ है और सब लोग मिलकर सफाई में भाग लेते हैं। हमें बीरबल जी का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते। अकबर ने सभा में घोषणा की, हमारा राज्य तभी समृद्ध होगा जब न्याय सबको समान रूप से मिले, और जब तक हमारे पास बीरबल जैसे मंत्री हैं, अन्याय का कोई स्थान नहीं रहेगा। सभा में चारों ओर बीरबल की जय के स्वर गूंजने लगे। उपसंहार। यह कहानी केवल बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि नीति, न्याय और जनसेवा की भी कहानी है। आज भी अगर समाज में बीरबल जैसी सोच रखने वाले लोग हों, तो हर गांव, हर नगर और हर देश न्यायपूर्ण, स्वच्छ और सुखी बन सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, न्याय की डोरी। प्रथम भाग, एक पिता का विलाप। सर्दियों की एक सुबह अकबर का दरबार सज चुका था। राजकाज, दूतों की चर्चा, कर संग्रह, सभी विषयों पर मंत्रणा चल रही थी। तभी दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति घबराया हुआ प्रवेश करता है। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरा नाम जुगल है। मैं आगरा के पास नरोली गांव का किसान हूं। मेरा बेटा कुंदन 3 दिन पहले गांव के मेले में गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। मुझे डर है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है। अकबर ने तुरंत एक सिपाही को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच तुरंत शुरू की जाए। लेकिन बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें हस्तक्षेप करो। कोई तो राज है इस गायब होने में। बीरबल ने झुककर कहा, जो हुक्म मेरे बादशाह का। द्वितीय भाग, गुमशुदा की तलाश। बीरबल ने तुरंत नरोली गांव की ओर प्रस्थान किया।
वहां पहुंचकर उन्होंने पहले कुंदन के मित्रों से मुलाकात की। उसके दो मित्रों ने बताया कि मेले में कुंदन आखिरी बार एक मदारी का तमाशा देख रहा था। बीरबल को यह जानकर हैरानी हुई कि उस मेले में दो नए मदारी आए थे, एक दक्षिण से और एक काशी से। उन्होंने खोजबीन शुरू की। कई पूछताछों के बाद पता चला कि काशी वाला मदारी उस दिन के बाद से लापता है। बीरबल ने तुरंत पास के जिलों में संदेश भेजा और सिपाहियों को सतर्क कर दिया। 3 दिन बाद खबर आई कि एक मदारी अपने साथ एक लड़के को लेकर इलाहाबाद की सीमा पर पकड़ा गया है। लड़का सहमा हुआ था, लेकिन जैसे ही बीरबल पहुंचे वह दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। मैं ही कुंदन हूं। मुझे इस मदारी ने झूठ बोलकर अपने साथ ले लिया। तृतीय भाग दरबार में सवाल। कुंदन को लेकर बीरबल दरबार में पहुंचे। उसके पिता जुगल ने बेटे को देखकर अकबर और बीरबल के चरणों में सिर झुका दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मदारी ने कहा, जहां पनाह, इस लड़के ने खुद कहा था कि वह अपने घर में दुखी है। वह मेरे साथ घूमना चाहता था। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। बीरबल ने कुंदन की ओर देखा, क्या तुमने यह कहा था? कुंदन ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हाँ, मैंने कहा था। लेकिन मैंने मजाक किया था। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी मुझे दूर ले जाएगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे और बोले, जहां पनाह, यह मामला केवल अपहरण या झूठ बोलने का नहीं है। यह मामला मंशा और मूल्यांकन का है। मैं एक परीक्षा से सच सामने लाऊंगा। चतुर्थ भाग मन की डोरी। बीरबल ने मदारी, कुंदन और उसके पिता को एक कमरे में बुलाया। कमरे के बीच में एक लंबी रस्सी रखी गई। बीरबल बोले, यह रस्सी न्याय की डोरी है। एक तरफ कुंदन का पिता खड़ा होगा और दूसरी तरफ मदारी। कुंदन को बीच में खड़ा किया जाएगा। तुम दोनों को डोरी पकड़नी है। जिसकी ओर कुंदन जाएगा वही उसके मन का सच्चा दावेदार माना जाएगा। अकबर ने पूछा, लेकिन यह परीक्षा कैसे निष्पक्ष होगी? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यह डोरी शरीर नहीं, भावना खींचेगी। जो सच में कुंदन से प्रेम करता है वह उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं खींचेगा। परीक्षा शुरू हुई। मदारी ने पूरी ताकत से डोरी खींचनी शुरू कर दी। कुंदन गिरने लगा, रोने लगा, लेकिन उसका पिता डोरी छोड़कर पीछे हट गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही सच्चा पिता है, जिसने बेटे की पीड़ा देख खुद का दावा त्याग दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मदारी को 3 वर्षों की कारावास की सजा दी जाए। पंचम भाग धन का बंटवारा। कुछ दिन बाद एक नया मामला सामने आया। 2 व्यापारी दरबार में आए। पहला व्यापारी, हम दोनों ने मिलकर व्यापार किया था, मुनाफा हुआ, लेकिन अब दूसरा व्यापारी सारा धन अकेला लेना चाहता है। दूसरा व्यापारी, यह झूठ बोल रहा है, मैंने ही अधिक पूंजी लगाई थी। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, मुनाफे का बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए। आप दोनों मुझे अपना अपना हिसाब एक कागज पर लिखकर दीजिए। दोनों ने कागज सौंपा। बीरबल ने दोनों कागज पढ़े और फिर कहा, उस सच्चाई जानने का एक उपाय है। मैं इन कागजों को नदी में बहा दूंगा। जिसे असली नुकसान होगा वही सबसे पहले चिल्लाएगा। उन्होंने जैसे ही नदी की ओर कदम बढ़ाया, पहला व्यापारी दौड़ पड़ा। नहीं, मत बहाइए, ये असली हैं। बीरबल मुस्कराए, तो आपने सच्चे दस्तावेज लिखे हैं और आपको डर है कि नुकसान होगा।
इसका मतलब मुनाफा ज्यादा आपके हिस्से का है। अकबर ने कहा, फिर से साबित हुआ कि चतुराई से बड़ा कोई हथियार नहीं। षष्ठ भाग, बीरबल की परीक्षा। अब की बार खुद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का विचार किया। अकबर बोले, बीरबल, हम एक नई नीति बनाना चाहते हैं। राज्य में जो भी संतान नहीं पैदा करता उससे अतिरिक्त कर वसूला जाए। क्या यह नीति उचित है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कृपया मुझे एक दिन का समय दें इस पर विचार करने के लिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बकरी और उसका बच्चा लाया। फिर उन्होंने दरबार के कोने में एक घास का गट्ठर रखवाया और बकरी को छोड़ दिया। बकरी बच्चे को छोड़कर घास की ओर दौड़ी। बच्चा वहीं खड़ा रहा। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या आपको यह दृश्य अस्वाभाविक नहीं लगता? अकबर बोले, हाँ, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, यह स्वाभाविक नहीं। बीरबल मुस्कराए, तो फिर संतान न होना व्यक्ति की इच्छा नहीं, प्रकृति का निर्णय है। जो संतानहीन हैं, उन्हें कर से नहीं, सहानुभूति से देखना चाहिए। अकबर बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने गहन सत्य को सरलता से व्यक्त किया है। सप्तम भाग, न्याय की डोरी। बीरबल की प्रसिद्धि अब राज्य से बाहर तक पहुंचने लगी थी। एक दिन दिल्ली से एक प्रसिद्ध विद्वान श्रीकांताचार्य दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक मंत्री है जो न्याय की डोरी से सत्य खींच लाता है। क्या मुझे उससे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? अकबर ने कहा, पूछिए, यही तो हमारी नीति है, विचारों का स्वागत। श्रीकांताचार्य ने बीरबल से पूछा, यदि 4 लोग एक ही समय में किसी व्यक्ति पर अधिकार जताएं, जैसे माता, गुरु, पालक और जन्मदाता, तो आप किसे प्राथमिकता देंगे? बीरबल मुस्कराए, मैं एक परीक्षा करूंगा। अंतिम भाग, 4 दावेदार। बीरबल ने 4 व्यक्तियों को बुलवाया और एक बालक को बीच में खड़ा किया। सभी 4 ने दावा किया कि यह उनका बेटा है। बीरबल ने चारों से कहा, कल सुबह एक एक करके आप सब इस बालक को बहलाने की कोशिश कीजिए। जो भी उसका विश्वास पाले वही असली होगा। अगले दिन पहला व्यक्ति आया महंगे खिलौने लेकर, दूसरा मिठाई और गहने, तीसरा धार्मिक मंत्र पढ़ता रहा, चौथा चुपचाप बालक के पास बैठा और उसका सिर सहलाता रहा। बालक उस व्यक्ति की गोद में ही सो गया। बीरबल ने घोषणा की, यह चौथा व्यक्ति ही सच्चा है, क्योंकि विश्वास खरीदा नहीं जाता, पाया जाता है। श्रीकांताचार्य ने कहा, मैं नतमस्तक हूं। बीरबल, तुम केवल न्याय के ज्ञानी नहीं, हृदय के शिल्पी हो। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की नीति और नाराज बादशाह। भूमिका। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चहेते बीरबल की कहानियां आज भी जीवन के गूढ़ सत्य और नैतिक शिक्षाएं देती हैं। बीरबल की चतुराई, उनकी नीति बुद्धि और न्यायप्रियता अकबर के शासन की पहचान बन चुकी थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बीरबल किसी दिन बादशाह को नाराज कर दें तो क्या होगा? यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही प्रसंग से जब बादशाह अकबर स्वयं बीरबल से रुष्ट हो गए, और फिर बीरबल ने किस प्रकार अपनी नीति और चातुर्य से न केवल अकबर का गुस्सा शांत किया बल्कि सबक भी सिखाया। प्रथम भाग, एक सभा, एक गलती। एक दिन दीवाने खास में भव्य सभा चल रही थी। दरबारियों, लेखकों, विद्वानों, फौजदारों और मंत्रियों से घिरा अकबर अपने राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक राजदूत अफगानिस्तान से आया और एक विशेष प्रश्न पूछा, जहांपनाह, आपके दरबार में सुना है कि ज्ञान, नीति और वीरता की त्रिमूर्ति एक साथ विराजती है।
क्या आप बता सकते हैं कि इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अकबर ने प्रश्न बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल बोले, जहां तक मेरा मानना है, नीति सबसे ऊपर है, क्योंकि वीरता बिना नीति के विनाश करती है और ज्ञान बिना नीति के अहंकार बन जाता है। सभी दरबारी सहमत दिखे, पर अकबर का चेहरा तनिक कठोर हो गया। अकबर बोले, क्या तुम कहना चाहते हो कि बादशाह का पराक्रम और हमारे ज्ञानी विद्वानों का ज्ञान नीति से नीचे हैं? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, मेरा अभिप्राय यह नहीं कि कोई कमतर है, बस यह कि नीति उन सभी गुणों को दिशा देती है। पर अकबर का अहं ठेस खा चुका था। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, बीरबल, जब तक तुम यह सिद्ध नहीं करते कि नीति सबसे महत्वपूर्ण है, तब तक तुम दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। द्वितीय भाग, बीरबल का अंतर्ध्यान। बीरबल चुपचाप दरबार से चले गए। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, न ही सफाई दी। अगले दिन बीरबल अपने पद से त्यागपत्र देकर राजधानी से बाहर चले गए और एक छोटे गांव में एक सामान्य पंडित बनकर जीवन बिताने लगे। बिना बीरबल के दरबार फीका लगने लगा। निर्णयों में चतुराई की कमी, न्याय में देरी और सबसे ज्यादा अकबर का मन अशांत रहने लगा। 3 सप्ताह बीत गए। अकबर ने कई बार बीरबल को बुलाने के लिए सिपाही भेजे, पर किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। तृतीय भाग, एक नया मंत्री। अकबर ने आखिरकार घोषणा की, जब तक बीरबल नहीं मिलते तब तक हम एक नया मंत्री नियुक्त करते हैं, हकीम अली। हकीम अली ज्ञानी तो थे, पर बीरबल जैसी सूझबूझ नहीं रखते थे। एक दिन दरबार में एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है और कहता है कि वह उसी की है। मैं रोज उससे कहता हूं, पर वह मुझे धमकाता है। अकबर ने हकीम अली से कहा, तुम निर्णय सुनाओ। हकीम अली ने दोनों को बुलवाया और कहा, दोनों गायों को दरबार में लाओ। जिसे गाय पहचानकर पहले लपके, वही उसका असली मालिक होगा। दोनों गायों को लाया गया, लेकिन जब दरबार में लाई गई गायों ने दोनों व्यक्तियों की ओर समान व्यवहार दिखाया, हकीम अली चकरा गए। उन्होंने गाय को किसी तीसरे के हवाले कर दिया और कहा, अब यह राज्य की संपत्ति होगी। किसान रो पड़ा। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, काश बीरबल होते। चतुर्थ भाग, अकबर की बेचैनी। रात को अकबर बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों में बीरबल की हंसी, उनके तर्क और दरबार में गूंजती आवाज बार बार लौटती रही। अगली सुबह उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी बीरबल को खोजकर लाएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब असफल। तभी एक दिन अकबर के एक मंत्री को एक गांव में एक पंडित के रूप में बीरबल के होने की सूचना मिली। वह तत्काल सम्राट को बताने पहुंचा। अकबर स्वयं छद्मवेश में उस गांव पहुंचे। पंचम भाग, नीति का पाठ। गांव के मंदिर में अकबर ने देखा, एक सरल वस्त्रधारी व्यक्ति शिष्यों को नीति की शिक्षा दे रहा है। यदि राजा को नीति न हो तो वह तानाशाह बन जाता है। यदि विद्वान को नीति न हो तो वह अहंकारी बनता है। और यदि वीर को नीति न हो तो वह अत्याचारी बनता है। अकबर समझ गए, यही बीरबल है। अकबर ने अपने वेश का त्याग किया और बीरबल के पास आए। बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि नीति ही सर्वोपरि है। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने कभी अपमान का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानता था कि सत्य एक दिन स्वयं सामने आ जाएगा। षष्ठ भाग, पुनः दरबार में वापसी।
बीरबल के लौटते ही दरबार में फिर से उत्साह लौट आया। लोग खुश थे, न्याय को फिर से पहचान मिल गई थी। अगले ही दिन एक अनोखा मामला दरबार में आया। एक व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने एक लुटेरे को पकड़ा है, पर वह कहता है कि वह ब्राह्मण है और उसे पकड़ना पाप है। अकबर ने बीरबल से कहा, अब देखो बीरबल, नीति क्या कहती है। बीरबल ने दोनों को बुलवाया। उसने लुटेरे से पूछा, अगर तुम ब्राह्मण हो तो शास्त्रों के कुछ श्लोक सुनाओ। लुटेरा अटक गया। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति झूठे आचरण से ब्राह्मण बना है वह ब्राह्मण नहीं, छलिया है। नीति कहती है कि कार्य और आचरण से व्यक्ति की पहचान होती है, जाति या नाम से नहीं। लोगों ने बीरबल की जय जयकार की। सप्तम भाग, बीरबल की अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद एक वृद्ध महिला दरबार में आई और बोली, हुजूर, मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी बीवी ने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली है। अब मुझे घर से निकाल दिया गया है। बहू भी उपस्थित थी और कहती रही, यह महिला झूठ बोल रही है। बीरबल ने कहा, मैं दोनों के लिए न्यायपूर्ण निर्णय सुनाऊंगा, पर पहले एक परीक्षा होगी। बीरबल ने एक संदूक मंगवाया और कहा, इसमें दो चीजें हैं, एक में घर की चाबी और दूसरी में केवल एक सोने की अंगूठी। दोनों में से एक आप चुनें। बहू ने तुरंत कहा, मैं चाबी लूंगी। बीरबल मुस्कराए। यही स्वार्थ का प्रमाण है। जिसने देखभाल करनी थी वह लालच में अंधा हो गया। उन्होंने घर वृद्धा को सौंपा और बहू को अलग रहने का आदेश दिया। अंतिम भाग, बादशाह का सम्मान। अकबर ने उस दिन दरबार में घोषणा की, आज मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल न केवल मेरे मंत्री हैं, बल्कि मेरे राज्य की आत्मा हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि ज्ञान, पराक्रम और नीति में नीति ही सर्वोच्च है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, नीति तभी सफल होती है जब राजा न्यायप्रिय हो, और वह आप हैं। मैं केवल आपका प्रतिबिंब हूं। पूरा दरबार बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। उपसंहार। इस कहानी में बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई का प्रमाण दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जब राजा, मंत्री और जनता नीति से बंधे हों, तभी सच्चा न्याय, सच्ची प्रगति और सच्चा धर्म स्थापित होता है। बीरबल केवल एक पात्र नहीं थे, वे न्याय की आवाज, विवेक की मशाल और नीति का स्तंभ थे। और यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका नाम हमारे मन में जीवित है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल का न्याय। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य के लिए प्रसिद्ध रही है। अकबर का दरबार न केवल राजकीय मामलों के लिए, बल्कि ज्ञान और विवेक की कसौटी पर कसने के लिए भी जाना जाता था। और इस कसौटी पर बीरबल सदैव खरे उतरते थे। यह कहानी भी एक ऐसे ही न्याय का चित्रण है, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव प्रतीत होने वाले विवाद को सुलझाया। प्रारंभ। दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राजकीय चर्चा में व्यस्त थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति रोता हुआ दरबार में आया और फरियाद करने लगा, हुजूर, मुझे न्याय चाहिए। मेरी सारी संपत्ति किसी और को दे दी गई है, जबकि असली वारिस मैं हूं। अकबर ने तुरंत दरबार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया और उससे पूरी बात पूछी। बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं एक धनी व्यापारी हूं। मेरे छोटे भाई गोविंद और मैंने मिलकर एक बड़ी हवेली और जमीनें खरीदी थीं। मैंने अपने हिस्से की जमीन अपने बेटे के नाम की थी, परंतु वह जवान उम्र में ही चल बसा।
अब मेरा छोटा भाई कहता है कि सारी जमीन उसकी है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या कोई दस्तावेज या गवाह है तुम्हारे पास? रघुनाथ बोला, कागज तो हैं, लेकिन गोविंद ने कुछ दस्तावेजों को बदलवा लिया है। वह अब सब कुछ अपना कहता है। अकबर थोड़े असमंजस में थे। यह एक कठिन मामला था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक पहुंचो और सच्चाई का पता लगाओ। जांच की शुरुआत। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाकर बातें की। गोविंद ने भी रोते हुए कहा, जहांपनाह, रघुनाथ झूठ बोल रहे हैं। असली मालिक मैं हूं। उन्होंने जमीन अपने बेटे के नाम की थी और वह अब नहीं रहा। स्वाभाविक है कि संपत्ति अब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। बीरबल ने दोनों भाइयों के कागजातों की जांच की, लेकिन दोनों ही दस्तावेज वैध प्रतीत हो रहे थे। कोई भी स्पष्ट रूप से गलत नहीं था। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल की चालाक योजना। बीरबल ने दरबार में दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, इस विवाद का हल एक पुराने रिवाज से किया जाएगा। हम सत्यवादी यंत्र का प्रयोग करेंगे। पुराने जमाने में सत्य पात्र नामक एक पात्र में पानी भरकर उसे विवाद के केंद्र में रख दिया जाता था। जिसे सच में अपनी बात पर विश्वास होता, वही उस पात्र का जल पी सकता था। अगर कोई झूठा होगा तो उसे पानी विष समान लगेगा। दोनों भाई चौंक गए। गोविंद ने तो तुरंत ही हामी भर दी, लेकिन रघुनाथ थोड़े घबराए। फिर भी वह तैयार हो गए। बीरबल ने एक साधारण सा कलश मंगवाया, उसमें पानी डलवाया और उसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखवाया। बीरबल बोले, जो इस पात्र से बिना डर के पानी पी जाएगा, वही सच्चा है। पहले गोविंद ने जाकर पानी पी लिया। फिर रघुनाथ की बारी आई। वह डरे, लेकिन अंत में उन्होंने भी पानी पी लिया। अब बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, इस पात्र में साधारण जल है, लेकिन मैंने यह परीक्षण इसलिए किया ताकि मैं दोनों की आंखें पढ़ सकूं। अकबर ने पूछा, तब तुम्हारे अनुसार कौन सच्चा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा रघुनाथ है। बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल ने कहा, रघुनाथ ने जो डर दिखाया वह वास्तविक था, क्योंकि वह अपनी संपत्ति खोने के डर से सच में व्याकुल थे। वहीं गोविंद की हाँ में अतिआत्म विश्वास था, जो अक्सर झूठ को ढकने का तरीका होता है। इसके अतिरिक्त मैंने उनके गांव जाकर जांच करवाई है। पड़ोसी बताते हैं कि संपत्ति पहले रघुनाथ के बेटे के नाम थी। बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन रघुनाथ को घर से निकाल देना अनुचित था। अकबर ने गहराई से बात को समझा और निर्णय सुनाया, संपत्ति का स्वामित्व रघुनाथ को ही सौंपा जाए और गोविंद को चेतावनी दी जाए कि वह भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ी न करें। कहानी में मोड़, नया विवाद। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि बीरबल के पास एक नया मामला आया। इस बार मामला एक स्त्री के न्याय से जुड़ा था। एक विधवा महिला, जिसका नाम कौशल्या था, दरबार में आई और बोली, महाराज, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। वह मेरे देवर के घर में रह रहा है और अब वह उसे अपना बेटा कहता है। वह नहीं चाहता कि बच्चा मेरे पास रहे। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास क्यों नहीं रहता? कौशल्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, पति के मरने के बाद मैंने कुछ समय के लिए अपने बेटे को अपने देवर के पास छोड़ दिया था ताकि वह पढ़ाई कर सके। अब वह उसे अपना बेटा बताकर रखने लगा है। बीरबल को फिर एक बार गहरी सोच में पड़ना पड़ा। यह मामला भावनात्मक भी था और संवेदनशील भी। बीरबल की परीक्षा, मां की पुकार। बीरबल ने अगले दिन एक युक्ति बनाई। उन्होंने कौशल्या, उसके देवर और बच्चे को एक बड़े मैदान में बुलाया।
वहां बीरबल ने दो मजबूत सैनिकों को बुलाकर लड़के को उनके बीच में पकड़वा दिया। फिर उन्होंने कहा, अब हम इस बात का निर्णय करेंगे कि बच्चा किसका है, इस कसौटी पर कि किसकी पुकार पर वह दौड़ता है। बीरबल बोले, कौशल्या और उसके देवर दोनों यहाँ खड़े हों और एक साथ बच्चे को पुकारें। जो सच्चा होगा, बच्चे का मन उसी की ओर खींचेगा। जैसे ही दोनों ने पुकारा, कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी आवाज में एक विशेष कंपन था। बच्चा पहले कुछ क्षण रुका रहा, लेकिन फिर वह तेजी से अपनी मां की ओर दौड़ पड़ा। सभी देखकर भावुक हो उठे। बीरबल ने कहा, यह मातृत्व का प्रमाण है। एक मां की पुकार में वह दर्द होता है जो किसी और की आवाज में नहीं हो सकता। अकबर ने निर्णय दिया कि बच्चा कौशल्या के साथ रहेगा और उसके देवर को चेतावनी दी गई कि वह दोबारा ऐसा न करे। उपसंहार। बीरबल की न्यायप्रियता, सूझबूझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि केवल कानूनी दस्तावेजों से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सूक्ष्म निरीक्षण से भी सत्य को पहचाना जा सकता है। अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, अगर बीरबल जैसे मंत्री हर राज्य को मिलें, तो कोई भी प्रजा अन्याय का शिकार न हो। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां सत्य और न्याय की रक्षा की जाएगी, वहीं राज्य की असली समृद्धि होगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय केवल कानून की भाषा नहीं, बल्कि संवेदना, सूझबूझ और निर्भीक सत्य की मांग करता है। बीरबल ने अपनी चतुराई और संवेदनशीलता से हर बार यह दिखा दिया कि बुद्धि और करुणा के मेल से ही सच्चा न्याय संभव है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इन कहानियों में हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी बुद्धि का प्रताप भी बीरबल की तीव्र बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की उनकी अद्वितीय क्षमता का सुंदर उदाहरण है। प्रथम दृश्य, दरबार में एक चुनौती। एक दिन अकबर का दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठकर दरबार की कार्यवाही में भाग ले रहे थे। तभी एक विदेशी दूत दरबार में आया। वह एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसने बादशाह अकबर को एक चुनौती दी। जहांपनाह विदेशी दूत ने कहा, मेरे पास एक रहस्यमय प्रश्न है जिसे अभी तक कोई भी हल नहीं कर पाया है। अगर आपके दरबार में कोई इसे सुलझा दे तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को नमन करूंगा। अकबर मुस्कराए और बोले, हमारा दरबार भारत के सबसे चतुर दरबारियों से भरा हुआ है। आप अपना प्रश्न पूछिए। दूत ने एक सुंदर रेशमी कपड़े में से एक चित्र निकाला। वह चित्र किसी विशेष आकृति का था, जो पूर्णतः गोल नहीं थी, ना ही त्रिकोणीय। उसमें कुछ ऐसी रेखाएं थीं जो किसी विशिष्ट पैटर्न में बनी थीं। इस चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का क्या अर्थ है? दूत ने पूछा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उस चित्र को देखने लगे, लेकिन किसी को भी कोई उत्तर नहीं सूझा। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं एक दिन का समय चाहता हूं ताकि मैं इसे गहराई से देख सकूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को एक दिन की मोहलत दी गई। द्वितीय दृश्य, रहस्य की खोज। बीरबल ने चित्र को अपने निवास पर ले जाकर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि चित्र में प्रतीक रूप से कुछ अक्षर छिपे हुए हैं। उन्होंने रेखाओं का एक एक करके विश्लेषण किया। रेखाएं सीधी नहीं थीं, बल्कि वे कुछ इस प्रकार जुड़ी थीं कि एक विशेष भाषा के संकेत प्रतीत होते थे।
बीरबल ने दिल्ली के पुस्तकालय से कुछ प्राचीन पांडुलिपियां मंगवाईं और उस चित्र की तुलना प्राचीन संस्कृत लिपियों, फारसी लिपियों और तुर्की प्रतीकों से की। अंततः उन्होंने यह पहचान लिया कि यह चित्र प्राचीन पर्शियन लिपि का एक गूढ़ प्रतीक है, जिसका अर्थ होता है, जहां न्याय है वहां साम्राज्य फलता फूलता है। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और चित्र को प्रस्तुत करते हुए बोले, जहांपना, यह चित्र एक प्रतीकात्मक वाक्य को दर्शाता है। यह प्राचीन पर्शियन भाषा का प्रतीक है और इसका अर्थ है, जहां न्याय है वहां साम्राज्य फलता फूलता है। विदेशी दूत चकित रह गया। उसने चित्र की पुष्टि की और बोला, यह सच है। बीरबल वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान हैं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को बहुमूल्य पुरस्कार से सम्मानित किया। तृतीय दृश्य, अघोषित परीक्षा। कुछ समय बाद एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने की योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो अब हर प्रश्न का उत्तर ऐसे ही दे देते हैं जैसे सब कुछ उन्हें ज्ञात हो। क्या आपने कभी उन्हें बिना बताए किसी परीक्षा में डाला है? अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बिना सूचना दिए एक अघोषित परीक्षा देने का निश्चय किया। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने 3 बक्से लाने का आदेश दिया। तीनों बक्से बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनमें से केवल एक में असली हीरे रखे थे। शेष 2 बक्सों में नकली पत्थर थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बिना बक्से खोले यह बताओ कि किस बक्से में असली हीरे हैं। तुम्हारे पास केवल 3 प्रयास हैं। पूरा दरबार देख रहा था। यह बीरबल के लिए कठिन परीक्षा थी। बीरबल ने तीनों बक्सों को उठाया, उन्हें हिलाया और उनकी आवाज को ध्यानपूर्वक सुना। फिर उन्होंने बक्सों को अपने हाथ से दबाया और वजन का अनुमान लगाया। अंततः उन्होंने एक बक्से की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, असली हीरे इसी बक्से में हैं। बक्सा खोला गया और उसमें सचमुच असली हीरे थे। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने बिना बक्सा खोले पहचान लिया, यह आश्चर्यजनक है। कैसे किया तुमने यह? बीरबल बोले, जहांपनाह, असली हीरे वाले बक्से का वजन थोड़ा अधिक था और जब मैंने बक्सों को हिलाया तो असली हीरों की आवाज बाकी पत्थरों से अलग थी। अकबर बीरबल की चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए। चतुर्थ दृश्य, न्याय का अद्भुत निर्णय। एक दिन एक वृद्ध महिला दरबार में आई और रोते हुए बोली, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली है। वह कहता है कि यह उसकी है, लेकिन मैंने उसे बचपन से पाला है। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया। वह बोला, जहांपनाह, यह गाय मेरी है। मैंने ही उसे बचपन से पाला है। अकबर ने इस उलझन को सुलझाने का कार्य बीरबल को सौंपा। बीरबल ने गाय को दरबार में बुलवाया और दोनों पक्षों को गाय से दूर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने एक सेवक से कहा कि वह गाय के बछड़े को दरबार के बाहर ले जाए और उसे रोने दे। जैसे ही बछड़ा रोने लगा, गाय एकदम बेचैन हो गई और उस दिशा में दौड़ने लगी जहां बछड़ा था। वह उस वृद्ध महिला की ओर खींचती गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, गाय की ममता ने यह सिद्ध कर दिया कि यह गाय उसी वृद्ध महिला की है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की और वृद्ध महिला को न्याय दिलाया। पंचम दृश्य, बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार। एक बार बीरबल किसी यात्रा पर गए हुए थे। उसी दौरान एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मुझे आपके सबसे बुद्धिमान दरबारी से एक प्रश्न पूछना है। अकबर ने अन्य दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी आत्मविश्वास से तैयार नहीं हुआ।
प्रश्न था, अगर आधी पृथ्वी सोने की हो जाए और आधी चांदी की तो सबसे मूल्यवान चीज क्या रह जाएगी? सभी दरबारी अचंभित रह गए। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा पानी, लेकिन वह व्यक्ति उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ दिन बाद बीरबल लौटे तो अकबर ने उनसे वही प्रश्न दोहराया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यदि पृथ्वी आधी सोने और आधी चांदी की हो जाए तो सबसे मूल्यवान चीज मानव बुद्धि होगी, क्योंकि वही इन दोनों का उपयोग करना जानती है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और समस्याओं को सुलझाने की कला अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल अकबर के दरबार को गौरवान्वित किया, बल्कि न्याय और सच्चाई का भी मार्ग दिखाया। चाहे विदेशी दूत की चुनौती हो या एक साधारण महिला को न्याय दिलाना, बीरबल ने हमेशा दिखाया कि बुद्धि का प्रताप सबसे बड़ा सामर्थ्य है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। प्रथम दृश्य, दरबार में विचित्र मामला। एक सुबह अकबर बादशाह अपने आलीशान दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, दरबारी, रईस और दरबार के आमजन भी उपस्थित थे। तभी दरबार में दो अजनबी आए। उनमें से एक युवक और एक वृद्ध थे। दोनों बादशाह को सलाम कर बोले, जहांपनाह, हम दोनों एक समस्या लेकर आए हैं जिसका निर्णय अब केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने पूछा, कहो क्या मामला है? वृद्ध व्यक्ति बोला, हुजूर, इस युवक ने दावा किया है कि मैं उसका नौकर हूं और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन मैं इसे जानता भी नहीं। मैं तो एक साधारण कारीगर हूं जो अपना जीवन मेहनत से चलाता है। युवक ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यह मेरा नौकर था जिसे मैंने 3 साल पहले काम पर रखा था। फिर यह अचानक कहीं चला गया और अब कहता है कि यह मुझे नहीं जानता। अकबर सोच में पड़ गए। मामला अजीब था। दोनों की बातों में आत्मविश्वास था और कोई सबूत न होने के कारण निर्णय लेना कठिन था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। देखो कौन सच कह रहा है। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों की ओर देखा और कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है। दोनों की बातें सुनकर लगता है कि कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सच तो एक ही होता है। इसका हल निकालना होगा। फिर बीरबल ने दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग स्थान पर बैठा दिया और उनसे एक एक कर अलग अलग सवाल पूछने लगे। युवक से बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह व्यक्ति तुम्हारा नौकर था? युवक बोला, नहीं हुजूर, मैंने कभी लिखित अनुबंध नहीं किया था। वह बस मेरे साथ रहता और काम करता था। बीरबल ने पूछा, यह काम करता क्या था? वह मेरे कपड़े धोता था, खाना बनाता था और बगीचे की देखभाल करता था। अब बीरबल वृद्ध के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम रामू है। मैं लकड़ी तराशने का काम करता हूं। इस युवक को मैं पहली बार देख रहा हूं। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इस समस्या का समाधान कल दरबार में प्रस्तुत करूंगा। तीसरा दृश्य, बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रयोग। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले का हल निकालने के लिए एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर बोले, क्या प्रयोग? बीरबल ने आदेश दिया कि एक कमरे में कुछ पुरानी चीजें लाई जाएं, कपड़े, जूते, एक पुराना झोला, कुछ औजार इत्यादि। फिर उस कमरे में युवक को भेजा गया और कहा गया, अगर यह व्यक्ति वाकई तुम्हारा नौकर था तो तुम्हें इसकी कुछ वस्तुएं अवश्य याद होंगी। जाकर इनमें से वह वस्तुएं चुनो जो तुम्हारे अनुसार इसकी हैं।
युवक गया, कुछ कपड़े, एक झोला और जूते लेकर आया और बोला, यह सब इसका सामान था, मैं पहचानता हूँ। बीरबल ने अब वृद्ध को बुलाया और वही कार्य करने को कहा। रामू गया, उसने बिना देर किए लकड़ी तराशने वाले औजार, कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े और अपने नाम की एक छोटी छेनी निकाली। बीरबल अब दरबार की ओर मुड़ा और बोला, जहां पनाह, अब निर्णय स्पष्ट है। जो वाकई कारीगर है वही केवल औजारों और कार्य से जुड़ी चीजों को पहचान पाया है, जबकि युवक ने केवल अनुमान लगाकर वस्तुएं उठाईं। अकबर मुस्कराए और बोले, तुमने फिर एक बार बुद्धिमत्ता से न्याय किया है, बीरबल। चौथा दृश्य, दरबार में फिर एक उलझन। कुछ दिनों बाद एक महिला दरबार में आई। उसका नाम था सुधा। वह रोते हुए बोली, हुजूर, मेरे पति का निधन कुछ महीने पहले हुआ। उन्होंने एक संदूक में गहने और कुछ संपत्ति के दस्तावेज रखे थे। अब वह संदूक मेरी सास ने छीन लिया है और कहती हैं कि वह उनका है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वह संदूक तुम्हारा था? सुधा बोली, नहीं, लेकिन उसमें मेरे नाम के कुछ कागज अवश्य हैं। अब बीरबल ने यह मामला भी अपने हाथ में ले लिया। पांचवा दृश्य, संदूक की परीक्षा। बीरबल ने वह संदूक मंगवाया। फिर सबके सामने उसे खोला गया। उसमें कई गहने, दस्तावेज और कुछ पुराने पत्र थे। बीरबल ने एक एक पत्र को ध्यान से देखा। फिर उसने एक पत्र को अलग रखा और पूछा, यह पत्र किसका है? सास बोली, यह तो मेरे बेटे का पत्र है जो उसने विदेश से भेजा था। बीरबल ने धीरे से पढ़ा, फिर बोला, इस पत्र में लिखा है, मेरे लौटने पर यह संदूक सुधा को दे देना, वह इसके योग्य है। अब बताइए, क्या यह संदूक आपकी है या आपकी बहू की? सास चुप हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया, यह संदूक सुधा को सौंपा जाए और भविष्य में इस प्रकार का अन्याय न हो। छठा दृश्य, एक अंतिम परीक्षा। एक दिन बादशाह ने स्वयं बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष योजना बनाई। अकबर ने दरबार में ऐलान करवाया, कोई है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता हो? यदि वह बीरबल को किसी सवाल में पराजित कर दे तो उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। अगले दिन एक पंडित दरबार में आया। वह गणित, खगोल, तर्क और वेदों में पारंगत था। उसने अकबर से कहा, मैं बीरबल से केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि वह तीनों का उत्तर सही नहीं दे पाए तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, पूछिए पंडित जी, आपकी परीक्षा भी मेरी परीक्षा है। सातवां दृश्य, 3 कठिन प्रश्न। प्रश्न 1, बीते हुए समय को वापस कैसे लाया जा सकता है? बीरबल बोले, किसी बीते पल को वापस लाना संभव नहीं, लेकिन उसे याद करके सीख और अनुभव को वर्तमान में लाया जा सकता है। प्रश्न 2, वह कौन सी चीज है जो हर किसी के पास बराबर होती है, चाहे वह राजा हो या रंक? बीरबल ने कहा, समय। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे समान होते हैं। प्रश्न 3, अगर एक मुर्गा रोज सूरज उगने से पहले बांग देता है तो क्या वह सूरज को उगने से रोक सकता है? बीरबल मुस्कराए, मुर्गे की बांग सूरज के उगने का कारण नहीं, बल्कि उसका संकेत मात्र है। सूर्य अपने नियम से चलता है, न कि मुर्गे की इच्छा से। सारा दरबार बीरबल की चतुराई पर मुग्ध हो गया। पंडित ने हार मान ली। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम न केवल मेरे प्रिय मंत्री हो बल्कि इस राज्य की आत्मा हो, बीरबल। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई से अकबर का दरबार हमेशा चमकता रहा।
उन्होंने केवल समस्याओं को हल नहीं किया, बल्कि समाज को नैतिक दृष्टिकोण से सोचने की दिशा भी दी। उनकी हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है, चाहे वह न्याय का हो, समय की महत्ता का, या मानव व्यवहार की समझ का। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव, संवेदना और न्याय से भी विकसित होती है। सत्य की पहचान केवल तर्क से नहीं, बल्कि व्यवहार की गहराई से होती है। बीरबल जैसी सोच आज के समय में भी उतनी ही आवश्यक है जितनी तब थी। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की अनोखी सूझबूझ। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। एक बार की बात है, सुबह का समय था और बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में राजकीय मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक अमीर व्यापारी दरबार में आया, जिसकी आंखों में आंसू थे। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरी पूरी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी मदद कीजिए। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कब और कैसे चोरी हुई? व्यापारी ने बताया, कल रात मैंने अपनी संपत्ति, सोने की 50 ईंटें, एक संदूक में रखकर तहखाने में छुपा दी थीं। सुबह देखा तो संदूक खाली था। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाया। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या इस संदूक की जानकारी किसी और को थी? व्यापारी बोला, सिर्फ मेरे 4 नौकरों को जानकारी थी। वे कई वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, जहां चोरी है वहां चोर भी है। बस धैर्य रखें। बीरबल ने चारों नौकरों को दरबार में बुलवाया। वे चारों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन हर कोई खुद को निर्दोष बता रहा था। तीसरा दृश्य, बीरबल की चालाक तरकीब। बीरबल ने अकबर से कुछ समय मांगा और उन चारों नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। बीरबल बोला, ये चारों छड़ियां बिल्कुल एक समान हैं, लेकिन इनमें से एक जादुई है। वह चोर की छड़ी रात भर में आधा इंच लंबी हो जाएगी। नौकरों को छड़ी पकड़ाकर बीरबल ने उन्हें वापस भेज दिया और कहा कि वे अगली सुबह दरबार में वापस आएं। अगले दिन चारों नौकर दरबार में प्रस्तुत हुए। बीरबल ने ध्यान से हर एक की छड़ी देखी और मुस्कुराया। बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा कर कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, इस चोर ने डर के मारे रात में अपनी छड़ी को आधा इंच काट दिया, ताकि वह लंबी न लगे। बाकी तीनों की छड़ियां जस की तस थीं। चोर रो पड़ा और अपराध स्वीकार कर लिया। चौथा दृश्य, बीरबल की लोकप्रियता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम दिया। कुछ ही दिनों बाद अकबर ने बीरबल से एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उत्तर सरल नहीं है, लेकिन मैं इसका उत्तर एक कहानी से दूंगा। पांचवा दृश्य, बीरबल की कहानी में उत्तर। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक ब्राह्मण था जो पूजा पाठ कर जीवन यापन करता था। एक दिन उसे सोने का बर्तन मिला, जो किसी अमीर ने दान में दिया था। लेकिन उस ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और वह उस बर्तन को बेचकर अमीर बनना चाहता था। वह अपने धर्म से भटक गया और झूठ बोलने लगा। धीरे धीरे वह और लालची हो गया, दूसरों से धन ऐंठने लगा और अंततः एक दिन पकड़ा गया। गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोला, पहले झूठ बोला, फिर लालच आया और फिर मैंने पाप कर डाले। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, इस कहानी से यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पाप है लालच। यही मनुष्य को धर्म से हटाकर पाप की ओर ले जाता है। अकबर ने बीरबल की सोच की तारीफ की।
छठा दृश्य, मंत्री की ईर्ष्या। दरबार में एक और मंत्री था, महेशदास। वह बीरबल से जलता था और बार बार उसे नीचा दिखाने की योजना बनाता रहता था। एक दिन महेशदास ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, बीरबल को आपने बहुत सम्मान दे रखा है। एक बार उसे जनता के बीच भेजिए और देखिए क्या वह वाकई उतना चतुर है जितना वह दिखाता है। अकबर ने कहा, ठीक है, हम बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपते हैं। सातवां दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल को बुलाकर बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम दिल्ली की सड़कों पर घूमकर 3 सबसे अजीब इंसानों को खोज कर लाओ 3 दिन में। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। यह चुनौती आसान नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, स्वीकार है जहांपनाह। आठवां दृश्य, पहले 2 अजीब लोग। बीरबल अगले दिन सुबह ही निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को देखा जो बारिश में खुले आसमान के नीचे नाच रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह बोला, मेरे गुरु ने कहा है कि इस तरह नाचने से स्वर्ग का द्वार खुलता है। बीरबल ने उसे पहली अजीब हस्ती मान लिया। दूसरे दिन बीरबल ने एक आदमी को देखा जो पेड़ से बात कर रहा था और कह रहा था, ओ पेड़, मेरी शादी एक परी से करवा दो। बीरबल ने उसे दूसरी अजीब हस्ती माना। नौवां दृश्य, तीसरे अजीब व्यक्ति की खोज। तीसरे दिन बीरबल दरबार में बिना किसी के साथ आया। बादशाह ने पूछा, तीसरा व्यक्ति कहाँ है? बीरबल बोला, जहांपनाह, तीसरे अजीब इंसान तो आप खुद हैं। अकबर चौंक गए, मैं? वह कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप इतने समझदार और ज्ञानी होने के बावजूद महेशदास जैसे जलनखोर की बातों में आ गए और मुझे इस विचित्र कार्य में लगाया। अगर कोई समझदार बादशाह भी ऐसे निर्णय ले तो वह भी विचित्र ही कहलाएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार करते हुए कहा, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। 10वां दृश्य, निष्कर्ष और संदेश। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और हास्य बुद्धि ने न केवल अकबर का दिल जीत लिया बल्कि दरबार और जनता में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। 1. बुद्धिमत्ता में धैर्य और अवलोकन महत्वपूर्ण है। 2. ईर्ष्या और जलन से सच्चाई नहीं छुप सकती। 3. लालच ही सबसे बड़ा पाप है। 4. नेता को किसी भी सुझाव को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए।